हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मंथली वाली मैगजीन की सीरीज़ में। तो हम लोग कहाँ थे? 9th वाला टॉपिक हम लोगों का ख़त्म हो चुका था, यानी एथिक्स वाला पोर्शन ख़त्म हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 10th वाला पॉइंट, जो है स्कीम्स इन न्यूज़। जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे क्या कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली योजना है, स्कीम है, उसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBI। न्यूज़ में क्यों थी? द गवर्नमेंट हैज़ रिवाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है। देखते हैं इस रिवीजन में क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। पहले देख लेते हैं कि इस स्कीम का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। स्कीम का टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू फार्मर्स सफरिंग फ्रॉम क्रॉप डैमेज और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ अनफोर्सीन इवेंट्स। अनफोर्सीन इवेंट्स ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमें नहीं पता है कि भविष्य में क्या होगा। ज़्यादा बारिश होगी, सूखा पड़ेगा, चक्रवात के कारण कुछ होगा, कीड़े मकोड़ों के कारण हम लोगों की फसल बर्बाद होगी। तो इन सब अनफोर्सीन इवेंट्स में क्रॉप डैमेज और लॉस को बचाने के लिए भारत सरकार किसानों को असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। 2016 में ये लॉन्च हुआ था। एक तरह की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। योजनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक होती है स्टेट स्कीम, स्टेट की राज्य सरकारें की जो स्कीम्स होती हैं। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो फंड रहता है वो 100% भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में सरकार जो होती है, केंद्र की सरकार, वो उस स्कीम्स को स्पॉन्सर्ड की रहती है। उसमें से कुछ अनुपात रहता है, 60-40 का अनुपात भी हो सकता है। 60 केंद्र सरकार, 40 राज्य सरकार, या फिर 90 और 10 का भी हो सकता है। अगर हिल स्टेट्स और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो इसमें 90% जो उसका फंड रहेगा वो केंद्र सरकार के द्वारा और 10% राज्य सरकार के द्वारा। और स्टेट स्कीम्स रहती हैं जो राज्य सरकार अपने फंड से खुद बनाती हैं। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये एक तरह की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये है एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड द कंसर्न स्टेट जो होते हैं, जो संबंधित राज्य होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर होते हैं, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती हैं। कौन कौन पात्र होता है? एलिजिबिलिटी देखते हैं। सभी प्रकार के किसान, ऑल फार्मर्स इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरिया। टेनेंट फार्मर्स होते हैं जो दूसरे की ज़मीन में लेकर के खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो भी इसके पात्र होते हैं। इसके अलावा शेयर क्रॉपर्स हो भी, जो नोटिफाइड क्रॉप्स एरिया में होते हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं। एम क्या है इसका? लक्ष्य क्या है? इस स्कीम का लक्ष्य क्या है? स्ट्रेंथनिंग प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स अगेंस्ट सडन लोकलाइज्ड एंड सीवियर क्रॉप डैमेज। तो अगर किसी तरह का सडन डैमेज हो जाए अचानक, जैसे कि अगर क्रॉप है, हार्वेस्ट सीजन चल रहा है, तो फसल खड़ी हुई है, स्टैंडिंग क्रॉप्स है, बहुत तेज़ बारिश हुई, सडन अचानक से आज ही के दिन बारिश हो गई, पूरी की पूरी फसल बर्बाद। तो सडन में अगर कोई भी उनको लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है। लोकलाइज्ड मतलब कि सिर्फ हमारे ही एरिया में बारिश हुई है और कहीं बारिश नहीं हुई है, वो इस चीज़ में भी ये क्या करता है? इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। सीवियर क्रॉप डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, कीटनाशकों के कारण अगर हो गया, तो फिर इसमें भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। प्रीमियम देखते हैं, फार्मर का कौन कौन सा प्रीमियम करेगा किसी भी इंश्योरेंस में। जो इंश्योरेंस लेता है उसको कुछ न कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। तो इसमें भी किसानों के द्वारा कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि अलग अलग फसलों के लिए क्या क्या रेट, कैसे क्या रहता है। खरीफ क्रॉप के लिए 2% रहता है, रबी क्रॉप के लिए 1.5% रहता है, कुछ कमर्शियल क्रॉप के लिए और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% का इंश्योर रहता है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम and the rate of insurance charges payable by farmers is provided as subsidy and shared equally by the center and states। तो जो प्रीमियम और इंश्योरेंस चार्ज की जो रेट होती है उसके बीच में जो गैप होगा वो कौन प्रोवाइड कराएगा? वो प्रोवाइड कराता है सेंटर और स्टेट इक्वली, दोनों इक्वली सब्सिडी के रूप में। मान लीजिए कोई कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा इतने % का मान लीजिए वो लगाया जा रहा है, मान लीजिए 10% का उसमें इंश्योरेंस लगाया जा रहा है इस पर्टिकुलर फंड पर। तो इससे क्या होगा?
कि किसान तो मान लीजिए अगर वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा रहा है 5% पर ही देगा, कमर्शियल क्रॉप लगा रहा है, बचा हुआ 5% अब कंपनी तो अपना घाटा कराएगी नहीं, तो इस कंपनी को सब्सिडी के रूप में 5% में से 2.5% सरकार, केंद्र सरकार और 2.5% राज्य सरकार देगी। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये 90-10 का हो जाता है। खरीफ क्रॉप के लिए 2020 में ये बताया गया था कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो उसमें 90% सेंटर देगा और 10% अपना राज्य सरकार वहाँ की देगी। अब कवरेज ऑफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? फूड क्रॉप्स हो गए, जैसे जितने भी सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं, इसके अलावा ऑयल सीड्स, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सब उसके अंदर आती हैं। रिस्क क्या क्या कवर्ड रहता है? यील्ड लॉसेस, स्टैंडिंग क्रॉप्स जो खड़ी हुई फसल रहती है, ड्यू टू नेचुरल फायर, अगर नेचुरल फायर से कुछ उनको हानि हो रही, स्टॉर्म आ गया, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गई, ड्रॉट, पेस्ट एंड डिसीजेस, इन सब से इनको यील्ड लॉस होता है, कवर होता है। इसके अलावा प्रिवेंटेड सोइंग, प्लांटिंग, जर्मिनेशन रिस्क ड्यू टू डिफिसिट रेनफॉल कंडीशंस। तो अगर हम लोगों ने अपना खेत बना लिया है, अगर बुवाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो खेत बनाने बुवाई से पहले, प्री सोइंग से पहले भी बहुत सारा हम लोगों का क्या होता है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जैसे कि जुताई हुई, फिर उसके द्वारा इसमें खाद कभी कभी डाली जाती है, फिर उसके अलावा इसको लेबल के द्वारा बनाया जाता है। तो इन सब को भी इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। प्रिवेंटेड सोइंग, प्लांटिंग, जर्मिनेशन रिस्क ड्यू टू डिफिसिट रेनफॉल कंडीशन, अगर रेनफॉल डिफिसिट हुई है, कम हुई है, तो उस कंडीशन में भी पर्टिकुलर जो हम लोगों की क्रॉप रहेगी वो इंश्योर्ड रहती है। दूसरा देखते हैं पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस, कवर्स अप टू 14 days आफ्टर हार्वेस्टिंग फॉर क्रॉप्स लेफ्ट इन कट एंड स्प्रेड कंडीशन अगेंस्ट साइक्लोनिक अनसीजनल रेन्स। तो अगर मान लीजिए कोई फसल कट चुकी है तो 14 दिन तक, कटने के 14 दिन तक अगर वो कटी हुई रखी है तो क्या होती है वो उसमें भी वो इंश्योर्ड रहती है। लोकलाइज्ड कैलेमिटीज़, जैसे कि पर्टिकुलर एरिया में हेल स्टॉर्म्स आ गए, ये तो मोस्टली हिल स्टेट्स, हिली स्टेट्स में, जैसे देखो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं हम लोग। लैंडस्लाइड भी उन्हीं पर्टिकुलर वेस्टर्न घाट्स और हिली स्टेट में हम लोग देखते हैं। इनंडेशंस अफेक्टिंग स्पेसिफिक फॉर्म्स, तो इनंडेशंस भी होता है पर्टिकुलर, जो होता है, जो सरफेस होती है, जो अपर लेयर होती है वो क्या होती है, वो बह जाती है पानी के तेज़ बहाव के साथ। तो इन सब को जो लोकलाइज्ड कैलेमिटीज़ होती हैं वो सब भी कवर होती हैं। एक्सक्लूजन क्या है? लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ वार एंड न्यूक्लियर रिस्क, मैलिशियस डैमेज एंड अदर प्रिवेंटेबल रिस्क। तो जो अगर वार और तो अगर कहीं वार की सिचुएशन के कारण उस पर्टिकुलर एरिया में युद्ध के कारण, कुछ और के कारण क्या हो गया है कि किसानों की जो फसल है वो डैमेज हो गई है, तो ये एक्सक्लूजन में आता है। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे न्यूक्लियर रिस्क हो, चाहे मैलिशियस डैमेज हो। कुछ कभी कभी किसान ये देखते हैं कि अब उनकी फसल है तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे रही, तो खुद से ही वो क्या करते हैं, कभी तो आग जला देंगे, कभी कुछ हो, तो ये मैलिशियस डैमेज भी नहीं चलेगा। और कुछ प्रिवेंटेबल रिस्क भी होने चाहिए, जैसे कि कुछ रिस्क होते हैं जो किसान प्रिवेंट कर सकते हैं बाय डू सम काइंड्स ऑफ सिंपल मेथड्स, तो ऐसी सिचुएशन भी एक्सक्लूजन में रहती हैं। अब देखते हैं कि बदलाव क्या आया है 2026 से खरीफ फसलों से, क्या इफेक्टिवली चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। न्यू कवरेज एडेड क्या क्या किया गया है, देखते हैं। क्रॉप लॉस ड्यू टू वाइल्ड एनिमल अटैक्स इज इंक्लूडेड एज द फिफ्थ एड ऑन कवर अंडर लोकलाइज्ड रिस्क कैटेगरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड एनिमल अटैक्स, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोगों की फसल है, कभी कोई वाइल्ड एनिमल्स, जैसे मोस्टली यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि जो नील गाय आती हैं या फिर कोई जंगली सूअर आता है, नील गाय आती हैं, इनके द्वारा क्या किया जाता है, हम लोगों की क्रॉप को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई जाती है। तो ये पहली बार इसको भी क्रॉप इंश्योरेंस में इंक्लूड किया गया है। फार्मर्स सफर्ड इंक्रीजिंग क्रॉप लॉसेस ड्यू टू अटैक्स बाय वाइल्ड एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, वाइल्ड बोर्स, नीलगाय, डियर, monkeys, particularly common in regions situated near forests, wildlife corridors and hilly terrains। तो ये कुछ एनिमल्स के द्वारा, अगर एलिफेंट्स आ गया, हम लोगों ने सुना है कभी बहुत सारे टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में किसानों की फसलों को एलिफेंट्स ने रो दिया था। वाइल्ड बोर्स के द्वारा ऐसा किया जाता है, नील गाय के द्वारा, डियर के द्वारा, मंकीज़ के द्वारा। तो इस सब के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके अटैक्स के से जो हम लोगों की क्रॉप डैमेज होती है उसको भी इंश्योरेंस में कवर्ड किया गया है। Reintroduced protection, paddy inundations restored as a localized calamity, cover removed in 2018। तो
इस तरह से पैडी इंट्रोड्यूशन स्टोर बीडी स्टोर भी हो गया है लोकलाइज्ड कैलेमिटी में। स्टेट लेवल आइडेंटिफिकेशन क्या है? स्टेट्स विल नोटिफाई द लिस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉप डैमेज एंड आइडेंटिफाई वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स और इंश्योरेंस यूनिट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। तो स्टेट लेवल में ये उनको दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप देखिए कि आपके स्टेट में, स्टेट के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स अटैक हो रहे हैं। इसके अलावा आप चेक करिए कि कौन से स्टेट्स पर्टिकुलर है जिसमें से मतलब जिसका हिस्टोरिकल डाटा रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्रॉप का इफेक्ट रहा है, क्या नहीं रहा है। तो इससे स्टेट लेवल के आइडेंटिफिकेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट पर्टिकुलरली जो उचित है वो चीज़ें कर पाएंगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसमें लेसेस डैमेज के द्वारा, किसानों के द्वारा जो किया जाता है उसके द्वारा मतलब गलत तरीके से इंश्योरेंस कवर की निकाल लिया जाए। मैंडेटरी रिपोर्टिंग क्या है? फार्मर्स मस्ट रिपोर्ट लॉसेस विद इन 72 आवर्स बाय द क्रॉप इंश्योरेंस ऐप बाय अपलोडिंग जियो टैग फोटोग्राफ्स। तो फार्मर्स का लिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग बता दी गई है कि आपके अगर पर्टिकुलर फील्ड में क्रॉप्स में कुछ इंसिडेंट होते हैं तो विद इन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर आपको जो आपका क्रॉप इंश्योरेंस ऐप रहेगा उसमें पर्टिकुलर जियो टैग फोटोग्राफ रहेगी। जियो टैग फोटोग्राफ मतलब उसमें से लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड वगैरह सब लिखा रहेगा, कितनी कितनी क्या लोकेशन में है। तो उसके द्वारा आपको ये अपलोड करनी पड़ेगी फाइल, तभी जाके आपको वो चीज़ मिलेगी इंश्योरेंस। प्लेसेस इन न्यूज़ इंडिया। इंडिया में, भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़, कौन कौन से प्लेसेस न्यूज़ में थे, चलिए उनको देखते हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहला हिमाचल प्रदेश में से कौन सा था? हिमाचल प्रदेश रावलैनी फेस्टिवल प्रिजर्व्स इट्स एंसेंट फेथ एंड ट्रेडिशंस। तो रावलैनी फेस्टिवल कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। न्यू दिल्ली में क्या देखते हैं? क्या एयरलाइंस हैव रिपोर्टेड अ सर्ज इन जीपीएस स्पूफिंग ओवर दिल्ली द अनयूजुअल नेविगेशन डिसरप्शन। तो हम लोगों ने अपने साथ सिक्योरिटी वाले या साथ सेंटर से, हाँ सिक्योरिटी वाले ही पार्ट में देखा था कि जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है। इसमें से जीपीएस लोकेशंस को मलिशियस तरीके से क्या किया जाता है, मिसअलाइन कर दिया जाता है, जिससे पर्टिकुलर एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो डाटा जो रिट्रीट करने रहते हैं उनको ये गलत डाटा प्राप्त होता है। उत्तराखंड एक्सपर्ट्स पॉइंट टू क्लाइमेट चेंज एज अ लाइकली फैक्टर फॉर हिमालयन ब्लैक बियर अटैक्स इन उत्तराखंड। तो हिमालय में उत्तराखंड पे ब्लैक बियर अटैक्स देखा गया है। तो ब्लैक बियर कहाँ देखा गया है? उत्तराखंड में। बिहार में देखते हैं, बिहार आ गया। बिहार से गोगा बिल लेक हैज़ बिन डिजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट मार्किंग इंडियाज 94th वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो जो बिहार की गोगा बिल है, गोगा बिल ऑफ बिहार, इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है और ये इस तरह से 94th वेटलैंड इम्पोर्टेंट बन जाता है। राजस्थान देखते हैं। द एट्थ एडिशन ऑफ इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वारियर कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। तो अजय वारियर जो हुआ 8th एडिशन कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था। कौन कौन से इसमें देश पार्टिसिपेट करते हैं? भारत और यूके। यूके अजय रहा था आज तक, कभी हारा नहीं, तभी तो इंडिया पर राज किया। इस तरह से आप लोग ठीक याद कर सकते हैं। गुजरात का अंबाजी मार्बल है, उसको जीआई टैग दिया गया है। वो बंसकंठा डिस्ट्रिक्ट में मतलब वहाँ लोकलाइज्ड है, वहाँ से पर्टिकुलर मिनरली पाया जाता है, फाउंड पाया जाता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं हम लोग, गुजरात हो गया। अब आते हैं महाराष्ट्र टू टैकल राइजिंग ह्यूमन लेपर्ड कन्फ्लिक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल टू महाराष्ट्र लेपर्ड बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मानव और लेपर्ड के कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने महाराष्ट्र के पहले लेपर्ड बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम को अप्रूवल प्रदान किया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में देखते हैं। आंध्र प्रदेश स्टैम्पिड रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ लाइव्स इन आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल। तो आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल में स्टैम्पिड यानी भगदड़ से काफ़ी लोगों की जान हानि हुई है। झारखंड में देखते हैं। झारखंड में क्या है? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द झारखंड गवर्नमेंट टू नोटिफाई सुरंदा फॉरेस्ट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि झारखंड स्टेट आप सुरंदा फॉरेस्ट को नोटिफाई करिए कि वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, तो सरांदा फॉरेस्ट। अब मेघालय देखते हैं। मेघालय में क्या है? मेघालय से उमांग गोट रिवर आल्सो नोन एज डाउकी रिवर नोन फॉर इट्स ग्रीनिश ब्लू क्रिस्टल क्लियर वाटर
इज टर्निंग मर्की। तो मेघालय की एक रिवर है उमांग गोट रिवर, जो उसको डाउकी रिवर भी कहा जाता है, अपने ग्रीनिश ब्लू के कारण जानी जाती थी, लेकिन अब वो क्या है, मर्की हो रही है, उसका कलर जो है फेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन और मनी थिंग्स। अब आते हैं मणिपुर। मणिपुर में संगाई फेस्टिवल बनाया जाता है, ठीक है। तो संगाई फेस्टिवल कहाँ, मणिपुर में मनाया गया, ठीक है, अमिड द प्रोटेस्ट। तो ये भी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, जितने भी भारत की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे कंप्लीट। प्लेसेस इन न्यूज इन वर्ल्ड देखते हैं, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट, हाँ ये रहा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ग्रीनलैंड्स पार्लियामेंट हैज़ अडॉप्टेड अ लेजिस्लेशन दैट लिमिट फॉरेनर्स राइट टू प्रॉपर्टी ऑन द आइसलैंड। तो ये किसकी राजधानी है, ये राजधानी है भैया ग्रीनलैंड, डेनमार्क की है। सॉरी, राजधानी बोलता हूँ, ये किसका रीजन है, डेनमार्क का रीजन है, ऑटोनोमस रीजन है। अभी हाल ही में ट्रम्प भैया के द्वारा इसमें कुछ न कुछ समझ रहे हैं ना, उसको हर पाने की बातें जारी हैं। स्लोवानिया देखते हैं। इंडिया स्लोवानिया का जॉइंट कमेटी ऑन ट्रेड रिव्यूज बायलैटरल ट्रेड पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है। तो इंडिया और स्लोवानिया का जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है, कुछ वो हुआ है। अच्छा, ये दूसरा है पार्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंडिया स्लोवानिया का जॉइंट कमेटी ऑन ट्रेड रिव्यूज बायलैटरल ट्रेड पार्टनरशिप हुआ है। स्पेन वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर व्हाइट आइबेरियन लाइनेक्स वाज स्पॉटेड इन स्पेन। तो विश्व का पहला व्हाइट आइबेरियन लाइनेक्स कहाँ स्पॉट हुआ है, स्पेन में स्पॉट हुआ है। बहरीन में देखते हैं, बहरीन में क्या है, ये रहा बहरीन, कहाँ गया, ये रहा, हाँ। इंडिया एंड बहरीन हॉल्ड टॉक्स ऑन बूस्टिंग डिफेंस एंड ट्रेड टाइज। तो इंडिया और बहरीन ने बूस्टिंग डिफेंस टाइज में क्या किया है, अपनी जो बातें हैं उसको होल्ड किया है। तो बहरीन वाला हो गया। अब देखते हैं गिनिया बिसाऊ। द अफ्रीकन कंट्री ऑफ गिनिया बिसाऊ हैज़ फॉलन अंडर मिलिट्री रूल। तो अफ्रीकन कंट्री गिनिया बिसाऊ यहाँ जो है कोस्ट में है, इसे मिलिट्री रूल के अंदर आ चुकी है। नाइजीरिया देखते हैं। नाइजीरिया इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT कैंपस। नाइजीरिया वहाँ की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है अफ्रीका की, वहाँ IIT कैंपस लगेगा वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है, पहली बार। ब्राज़ील देखते हैं। इंडिया कॉल्स जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म्स एट की टूल फॉर इक्विटेबल स्केलेबल क्लाइमेट चेंज जहाँ हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था COP30 जो हुआ था है, कहाँ हुआ था, ये बेलिम ब्राज़ील में हुआ था। तो इंडिया ने जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म की बात की है इक्विटेबल स्केलेबल ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए। इसके अलावा इंडिया ने अपने इंडिया चीता प्रोग्राम के द्वारा बोत्सवाना से फॉर्मली अनाउंस किया है कि 8 चीता वहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है। तो बोत्सवाना से 8 चीता इंडिया में आएंगे। इसके अलावा जो चाइना है वो पहली बार थोरियम से यूरेनियम फ्यूल कन्वर्ट करने में महारत हासिल कर लिया है। फर्स्ट एवर थोरियम टू यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन इन अ थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर। तो कौन सी कंट्री है, चाइना है। इथोपिया देखते हैं। इथोपिया हैज़ बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द UNFCCC COP32 इन एडिस अबाबा। तो 2027 में जो COP32 होगा UNFCCC का, वो कौन होस्ट करेगा, इथोपिया करेगा। ईरान हैज़ अटेम्प्टेड क्लाउड सीडिंग ओवर द लेक उर्मिया बास्किन। तो ईरान ने क्लाउड सीडिंग कहाँ किया है, अपने लेक उर्मिया बास्किन में किया है, आर्टिफिशियल रेन के लिए। इसके अलावा श्रीलंका देखते हैं। रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सागर बंधु टू असिस्ट श्रीलंका स्ट्रक बाय साइक्लोन दितवा। तो साइक्लोन दितवा कहाँ आया था, श्रीलंका में आया था। उसकी सहायता के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सागर बंधु। सेशल्स बिकम द 6th मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो जो सेशल्स है वो 6 मेंबर बन चुका है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। मालदीव्स देखते हैं। मालदीव्स बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज जनरेशनल बैन ऑन टोबैको। तो टोबैको को बैन करने वाला कौन सी कंट्री बना है, मालदीव। ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया टू बिकम फर्स्ट कंट्री टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स। 16 साल से छोटे बच्चे सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर सकते ऑस्ट्रेलिया में। गूगल प्लान्स टू बिल्ड अ लार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर ऑन ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस आइलैंड। तो गूगल अब एक सोच रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड में एक बहुत बड़ा अपना AI डाटा सेंटर बनाएंगे। इंडोनेशिया माउंट सेमेरू द मोस्ट एक्टिव और इंडोनेशिया's लाइव वोल्केनोस इरप्टेड रिसेंटली। तो इंडोनेशिया में कौन सा वोल्केनो इरप्ट हुआ था अभी, माउंट सेमेरू। जापान देखते हैं। रिसेंटली अ फॉर्मेशन ऑफ चाइना कोस्ट गार्ड शिप्स पास थ्रू द वाटर्स अराउंड द जापान एडमिनिस्ट्रेटर सेनकाकू आइलैंड। तो ये बहुत ही फेमस विवादित आइलैंड है जब इंडिया और चाइना और जापान के बीच में, सेनकाकू आइलैंड। वियतनाम देखते हैं। द 50th एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग वाज हेल्ड इन हनोई वियतनाम, ठीक है। स्टेट ऑफ हरमुज। ईरानियन फोर्सेस इंटरसेप्ट मूव्स टैंकर्स विथ हाई सल्फर गैस ऑयल टुवर्ड्स ईरान इन स्टेट ऑफ हरमुज, ठीक है। तो ईरान के द्वारा स्टेट ऑफ हरमुज में कुछ गतिविधियाँ की गई थी। इसके अलावा लास्ट न्यूज है। बांग्लादेश बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द साउथ एशिया टू जॉइन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांसबाउंडरी वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स, ठीक है।
तो इस तरह से ये हम लोगों की पूरी मैगजीन ख़त्म होती है नवंबर वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वाली मैगजीन 2025 दिसंबर वाली में। थैंक यू गाइस।